पच्चीस अगस्त 2017 की घटना के संदर्भ में प्लान ए हम पूरी तरह समझ चुके हैं। प्लान बी हमें पता है बना, लेकिन 24 अगस्त को वो फेल हो गया था और कितना फेल हुआ ये हमें अभी आइडिया नहीं है। प्लान सी क्या था और ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, और अगर ये फेल हुआ तो कैसे हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी जांच रिपोर्ट हम समझ चुके हैं भी क्या हुआ जांच में, और अब प्रेजेंट स्टेटस इस जांच का क्या है। डेरा में क्या है कि हम डेरे में आए हैं, हमें सेवा करनी है, हमें नाम जपना है, आध्यात्मिक तरक्की करनी है। हजूर संत जी हमें धर्म ग्रंथ हैं, ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं, उसकी शिक्षा दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं आज के वातावरण के हिसाब से ये धर्म की शिक्षा को आज के हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जो चलती है। इसके पैरेलल वो इंसानियत के लिए भी काम कर रहे हैं कि मानवता को बचाया जाए भी, बुराई चरम सीमा पे है, और इसके लिए वो समाज भलाई के कार्य चला रहे हैं और लोगों को समाज के प्रति जिम्मेदार बना रहे हैं। कुछ इस तरह का समाज वो घड़ रहे हैं कि जो लोग उसमें हों वो लोगों की मदद करना अपनी ड्यूटी समझें, या यूं कहें भी अपने जीवन में ढाल लें भी। कोई किसी को समस्या आए तो उसकी मदद करना जैसे उनके जीवन का रूटीन है, इस तरह का समाज वो है वो घड़ रहे हैं। और साइड बाय साइड वो इससे लोगों के अंदर नैतिकता पैदा कर रहे हैं, और उस नैतिकता का इस्तेमाल वो आध्यात्मिक तरक्की में करवाना चाहते हैं कि लोग जब नैतिक होंगे तो आध्यात्मिक तरक्की जल्दी करेंगे। ये एक ढांचा है, और इसमें हजूर संत जी कह रहे हैं कि भाई दुनिया में बहुत बड़े स्केल पे बुराई है, और इस बुराई में आपको अगर बचना है तो जो मैं कह रहा हूं मेरे पे यकीन करो, मैंने ये रिसर्च की है और मेरा अनुभव है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप आध्यात्मिक नजरिए से देखेंगे तो भी मेरे को जो बता रहा है वो ईश्वर है, और मैं आपको वो बात बता रहा हूं, या यूं समझिए भी मेरे जरिए ईश्वर आपको ये बात बता रहा है। तो आप सामाजिक पहलू से देखेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है, और अगर आध्यात्मिक पहलू से देखेंगे तो मेरे जरिए आपको ईश्वर ये गाइडेंस दे रहा है। इसलिए किसी और पे यकीन मत करना, सिर्फ मेरी बात पे यकीन करना। और दृढ़ विश्वास एक वर्ड वो इस्तेमाल करते थे भी, ये बना के रखना, क्योंकि एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है जब दुनिया आपका ये विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगी। अब ये नियम हमने डेरा से सीख लिए और उसके बाद हम चल रहे हैं, और चलते चलते हमें मान लो समाज सेवा में कोई समस्या आ गई। समस्या जैसे आई भी, कोई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, या कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, या कुछ भी चीज ऐसी हो रही है, तो हम सोचते हैं भी चलो डेरा का प्रबंधक है भी, इससे पूछ लें भी, इनको एक्सपीरियंस होगा, या फिर ये हजूर संत जी से पूछ के बता देंगे भैया क्या करना चाहिए। तो हम पूछते हैं, मान लो प्रबंधक बोलता है भी एक काम करो भी, इस अफसर को इतने पैसे दे दो, ये चुप हो जाएगा, आप अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। अब हम यहाँ कशमकश में है भी, गुरु जी बोल रहे हैं, संत जी बोल रहे हैं भी रिश्वत नहीं देना और नहीं लेना, और ये प्रबंधक बोल रहा है भी दे के निकलो। अब क्या है कि यहाँ है, हमें दिख रहा है भी जल्दी काम करना है, कैसे करना है। तो एक स्टेज पे जाके हम सोचते हैं भी समाज में यार ठीक है, जहां 5,000 में काम हो रहा है भी, वहां अगर 500 दे के चलता हो तो चला लो, क्यों जद्दोजहद इतना मत्थापच्ची करनी है, समय खराब करना है भी। चलो दूसरा व्यक्ति वो है जो कहे नहीं जी गुरु ने कहा है भी मेरे को ये नहीं करना, तो नहीं करना, काम नहीं होता तो मैं गुरु का वचन नहीं तोड़ूंगा। और फिर वहां गुरु को, या गुरु कहें या फिर ईश्वर कहें भी, उसको लाज होती है भी यार ये सच पे खड़ा है और ये सच का पहरेदार मैं हूं, और मैं अब इसकी मदद किसी ना किसी तरीके से करूंगा। लेकिन क्या है, इस सच की मदद पाने के लिए आपको सच पे अड़ियल रहना पड़ता है और कुछ तकलीफ सहनी पड़ती है। और यही चमत्कार है इस दुनिया में कि भाई जो सच पे खड़ा है उसके साथ ईश्वर इस रूप में खड़ा हो जाता है भी, उसको पता ही नहीं चलता कि बड़े से बड़ा काम उसने कैसे सार्थक कर लिया। अब हम दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं, एक जहां पे हमें संघर्ष करना है, जहां पे हमें सिर्फ ईश्वर पे या गुरु पे भरोसा करके चलना है। एक वो है कि जहां हम
जुगाड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों ही केस में हम समाज सेवा करना चाहते भी हैं और हम कर भी रहे हैं। लेकिन जो ये दूसरे वाला सिस्टम है, ये सिस्टम सरकारी या समाज के जो चौधरी बने हुए हैं या धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने भी अपनाया हुआ पहले से ही। अब जब आप इस सिस्टम से चल रहे हैं तो इस सिस्टम में ये चौधरी जो है ये आपको चुनौती के रूप में देख रहा है कि भैया ये आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये मेरी कुर्सी खा जाएगा, और ये भी जुगाड़ी आदमी है, ये भी थोड़ा बहुत ले दे के काम चला रहा है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। अब जब ये चुनौती चौधरी को दिखती है तो वो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, और फिर आप प्रबंधक को पकड़ते हो, प्रबंधक फिर आपको उल्टा रास्ता दिखाता है कि भाई ऐसा है भी, ऐसे में तो संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, हथियार भी उठाना पड़ता है, तो करो। तो अल्टीमेटली इस चौधरी के दिमाग में आ रहा है कि भाई ये पीछे से बैकअप है इनको डेरा से या डेरा के गुरु से, तो फिर वो आपको नहीं छेड़ रहा है, वो गुरु को पकड़ रहा है भी, इस गुरु को रोका जाए, अगर ये गुरु ही ना हो तो फिर ये चेले हमारी कुर्सी खींचेंगे कैसे। तो कुछ ये प्रक्रिया है। अब यहाँ पे जो गुरु है वो बोल रहा है कि भैया मेरे प्रबंधक की मत सुनो, अगर मेरा प्रबंधक कहता है किसी दीन दुखी की मदद करो तो उसकी सुन लो, और अगर वो कह रहा है कि भी जुगाड़ लगाओ या कुछ ऐसा करो, इधर उधर करते रहो, तो उसकी ना सुनो। अब क्योंकि जो हम जुगाड़ वाले जो लोग हैं ये मतलब भ्रष्टाचार करना सीख जाते हैं या सेटिंग करना कह सकते हैं भी सीख जाते हैं, तो फिर ये इनको मतलब ईश्वर का समर्थन प्राप्त नहीं होता और इनके ऊपर बुराई जल्दी हावी होती है। फिर ये लोग जब समाज में इज्जत बना लेते हैं अपनी बड़ी, और फिर इनको लगता है भी ये इज्जत छिन जाएगी, या इनके जरिए प्रबंधक अपनी एक बड़ी छवि बना लेते हैं या फिर इससे ऊपर जाएं, तो ये जो चौधरी समाज के हैं ये देखते हैं भी इनके प्रबंधक लालची हैं, क्यों ना इनको जो ये सादगी में रहने वाले हैं इनको राजशाही ठाठ दिखाया जाए, इनको ऐश परस्ती करवाई जाए और फिर ये वापस यहाँ छोड़ दिया जाए। तो फिर ये इस ऐश परस्ती के लालच में बार बार हमारे पास आएंगे और फिर धीरे धीरे हम इनको काबू कर लेंगे और फिर इनके जरिए इनके गुरु को काबू करेंगे। मतलब जब यही नहीं रहेंगे तो गुरु किसके जरिए काम करवाएगा। अब जब ये प्रबंधक भ्रष्ट हुए तो इन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो इनके तौर तरीकों से आगे समाज में बढ़ते थे, और फिर धीरे धीरे संगत की व्यवस्था में वही लोग आगे रह गए जो भ्रष्ट तरीके से आगे बढ़ते थे, और जो सच के साथ या गुरु का वचन मान के चलना चाहते थे वो पिछड़ते चले गए। उनको लगा भी यार ये ऐसे ही रहना है तो भी हम यहाँ नहीं करेंगे, हम तो सच पे चलने आए थे। सच्चा आदमी पीछे हटता चला गया या बुरा आदमी चढ़ाई करता चला गया। और फिर जब ये सब कुछ हुआ तो जो सरकारी महकमे हैं या अधिकारी अफसर या जो देश की सुरक्षा में काम करते हैं उन्होंने देखा भी ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा नेटवर्क फल फूल रहा है भी, एक स्टेज पे ये घातक हो सकता है भी, इसको खत्म करो। अब उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया भी ये सब कुछ हजूर पिताजी हजूर संत जी करवा रहे हैं, और उन्होंने फिर इस सबको हजूर संत जी से जोड़ के इस पूरे डेरे को खत्म करने का प्लान बनाया। अब कुछ इस तरीके से हमें समझना है कि प्लान सी बना या प्लान बी जो बना वो सिर्फ मैनेजमेंट के एंड से नहीं बना, उसमें इस देश की संस्थाएं क्यों चाहती थी भी डेरा खत्म हो, किस लेवल के भ्रष्टाचार को डेरा अंजाम दे रहा था या यूं कहें डेरे के प्रबंधक अंजाम दे रहे थे, और फिर कैसे ये सब लोगों को यकीन आ गया भी इस डेरे के खत्म होने में ही इस देश का फायदा है। इसलिए बेशक कानून या सिस्टम या संविधान पोजीशन पे बैठे व्यक्ति को अधिकार नहीं भी देता था तो भी उसने ये मान लिया भी ऐसा करना देश के हित में है। अब क्योंकि हमें पता है कि हजूर संत जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये हमारा विश्वास है, प्रबंधक गलत कर रहे हैं लेकिन प्रबंधक कोई भी चीज अपने सिर पे रख नहीं रहे हैं, वो हजूर संत जी के सिर पे डाल दे रहे हैं। वो संगत को भी गलत करने को बोल रहे हैं तो भी ये कह के बोल रहे हैं भी हजूर संत जी ही करवा रहे हैं। तो इसलिए संगत जो है वो समझना ही नहीं चाहती कि भाई गलत क्या है और सही क्या है, और क्या चीज गुरुजी ने वास्तव में कही है और क्या नहीं कही। अब हम एक एक करके समझे भी क्या चीज कही थी और क्या हमने की
और फिर इसका क्या रिजल्ट निकला। शुरुआत करते हैं 8 नवंबर 2016 से। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। अब ये 500 और 1000 के नोट जरूरत से ज्यादा किसके पास होंगे, क्योंकि देश में इन पैसों को रखने के लिए भी नियम है। अब जिसके पास इस नियम से अलग ज्यादा पैसा है उसको पता है भी मैं ये पैसा बैंक में जमा करवा नहीं सकता, और ये पैसा मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए जमा कराना पड़ेगा जिस पे सरकार शक ना करे, या जिसके पास जरूरत से कम पैसा हो और उसके पास ये मतलब स्पेस हो भी, हाँ जी मैं अकाउंट में इतना पैसा जमा अभी करवा सकता हूँ, कुछ कमीशन देके ये पैसा हम उससे वापस ले लेंगे। अब डेरा सच्चा सौदा में ये हम सब जानते हैं भी कहीं भी किसी भी तरह का दान पात्र नहीं लगा हुआ, तो मतलब डेरे में जो कैश है इस तरह से वो इकट्ठा नहीं होता। दूसरा कि डेरा के अंदर जो परमार्थ समाज सेवा के लिए लोग जमा करवाते थे उसका एक बैंक खाता था, अगर कोई कैश देता था तो उसकी रसीद कटती थी और ये हर रोज शाम को जो कैश है ये बैंक में जमा होता था। ऐसे में डेरे के पास हार्ड कैश कितना होना चाहिए ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि डेरे की जितनी भी कमाई मान लो छोटे मोटे व्यापार जो चल रहे हैं उस सबसे हो रही है, तो हर रोज शाम को उनका पैसा जिस जिस फर्म से वो हो रही है, हर फर्म का अपना अपना खाता खुला है, उसमें पैसा जमा हो रहा है। पंडाल से तो कोई कमाई नहीं हो रही है, तो फिर ये कैश इतना डेरे में होना ही नहीं चाहिए। अब जब 14 नवंबर 2016 के बारे में मैंने आपको बताया है भी, हजूर संत जी ने स्टेज से बोला कि ये पैसा बदलवा कर नहीं देना, नोटबंदी सही है। अब क्या है कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है उन्होंने अपने घर के जो लोग दुत्कारे हुए थे माँ बाप उनके खातों में कराया, अपने एम्प्लॉयज थे या गरीब लोग थे उनके जरिए बदलवाया, तो पैसा लोगों में बांटा। क्योंकि इसमें ये एक मार उस लेवल के लोगों को भी थी जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है, या कहीं भी जो इस स्तर पे पैसा लिए बैठे हैं जो देश में आतंकवाद फैलाने के काम आता है। अब 500 1000 के नोट जो उनके पास थे वो भी तो खराब हो गई। अब 14 नवंबर को जब भंडारा डेरा में हुआ 2016 में, तो डेरा की मैनेजमेंट ने बड़े स्केल पे ये पैसा डेरे की संगत में बांटना शुरू किया भी ये डेरा का पैसा है और ये बदलवा कर दो। एक एवरेज माने तो डेरा के लगभग 700 ब्लॉक हैं, 700 जो एक्टिव चलते थे, और एक ब्लॉक में एवरेज हम माने 5 करोड़ रुपया भी आया तो कितना हुआ 3500 करोड़, 3500 करोड़ रुपया संगत में दिया गया भी इसको बदलवा कर दो, ये डेरे का कैश है और आपकी सेवा है भी इस कैश को बदलो। ये मैं आपको रैंडम बता रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, इवन कुछ तो मेरी रिश्तेदारी में है जिन्होंने एक एक व्यक्ति ने अकेले 6-6 करोड़ रुपया बदलवा कर डेरा को वापस दिया। तो अंदाजा लगाओ भी ये रकम कितनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक, जितना मेरा अनुमान है, जितने लोगों से मैं संपर्क कर पाया हूं या जितना मैं डेरा को स्टडी कर पाया हूं, ये रकम करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपया थी। ये पैसा बड़ी गिनती में एक एक सत्संगी को दिया जाता, फिर उससे पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते या ब्लैंक चेक ले लिए जाते या उतनी पेमेंट का चेक ले लिया जाता। जब ये पेमेंट जमा करवाते तो वो चेक उनको वापस खाली लौटाए जाते। और कई जगह क्या था भी जिनकी बड़ी फर्म है, बड़े बिजनेस हैं जो उसमें पैसा खपा सकते हैं, उन्होंने उसमें पैसा खपाया। ये पैसा था किसका, ये इतना कैश डेरे में कहां से आया। अब जाहिर सी बात है हम ये मान लें कि बीजेपी वालों ने नोटबंदी की, तो बीजेपी के नेताओं को तो पहले से मालूम होगा कि भाई नोटबंदी होगी, अपना पैसा बदलवा लो। रह गए कांग्रेस के या और अलग अलग पार्टियों के लीडर, उनका पैसा था ये, या फिर कोई गैंगस्टर थे उनका था, या फिर जो भी बड़े करप्ट लोग हैं उसका, या फिर आतंकवादियों का या आतंकवादी संगठनों का।
तो ये पैसा 20-25 हजार करोड़ जो कैश है ये किसका था? अब मान लीजिए आप एक खुफिया एजेंसी चला रहे हैं और उसके ऊपर बैठे हैं और आपको ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने देश में आतंकवाद खत्म करने के लिए या आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उनका पैसा खत्म करना चाहा और नोटबंदी कर दी, लेकिन ये नोटबंदी में ये पैसा डेरे के जरिए बदला गया और ये क्योंकि लाखों लोगों ने बदलाया तो ये एजेंसी का हेड इन लाखों लोगों को कैसे पकड़ेगा? उसने देखा भी अगर ये डेरा की मैनेजमेंट या डेरा एग्जिस्ट नहीं करता तो इतना बड़ा कदम जो प्रधानमंत्री ने उठाया भी ये फेल नहीं होता। तो इसका मतलब भी ये संस्था जो है ये देश के दुश्मनों के साथ समझौता करे बैठी है और आतंकवाद को फेवर कर रही है। ये एक माइंडसेट एक खुफिया विभाग के अंदर बैठ गया। अब हजूर संत जी स्टेज से बोल रहे हैं पैसा बदलवा कर नहीं देना, मेरी सुनो, मेरे आस पास जो खड़े हैं इनकी मत सुनो। मैं एक संत हूं, मैं इनका पर्दा नहीं उठा सकता। कोई भी आदमी कुछ भी आपको कहे तो ऐसा काम मत करो, ये कोई सेवा नहीं है। सेवा सिर्फ दीन दुखी की मदद करना है। सेवा इतनी ही है कि आप परहित में काम करो, कोई तरीका नहीं है। हजारों करोड़ कैश बदला जा रहा है और आप समझ रहे हैं भी ये सेवा है। ये खुले तौर पे भी तो हो सकता था, ये चोरी छुपे क्यों हुआ? अगर डेरा सच्चा सौदा है, खुली किताब है, तो फिर ये काम चोरी छिपे हुआ। अब इससे हम भाग नहीं सकते। तो यहीं से शुरुआत कीजिए भी पहले स्टेप पे हम ये कहते हैं भी दिसंबर 2016 में जो एक कांग्रेस के लीडर ने डेरा की संगत के एक व्यक्ति को कहा भी बीजेपी तुमको खत्म करने का प्लान बना रही है। तो अगर हम कहें भी सुरक्षा एजेंसियों को देना था, दिखाना था भी देखो ये संस्था क्या कर रही है, तो ये एक रिकॉर्ड उनके लिए काफी है इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए। अब अगले स्टेप पे आओ कि एक संस्था है जिसका एक क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है और जो एक हजारों करोड़ की अमाउंट कन्वर्ट कर रही है, लेकिन अब जनवरी 2017 जब आ रहा है तो उसमें इसी संस्था के 3 सन्यासी, जिसे हम डेरा में साधु या सतब्रह्मचारी वगैरह वगैरह कुछ भी कह देते हैं, तो ये 3 सन्यासी हैं। ये 3 सन्यासी जो हैं ये मिलके बम बना रहे हैं, मतलब बम बना रहे हैं और इन्होंने ये बम जाके पंजाब के कस्बे में लगाया जिसमें ये फटा तो जिंदा जल गए बहुत सारे लोग और उसमें 4 बच्चे भी थे। अब ये सुरक्षा एजेंसी फिर देख रही है कि भैया डेरे के अंदर जो सन्यासी हैं ये तो भाई साहब बम बनाना सीख रहे हैं, इनको बम बनाने की ट्रेनिंग किसने दी? तो फिर उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बताता हूं। ये जो मोड ब्लास्ट है इसमें 3 मुख्य आरोपी हैं जिसमें एक का नाम है अमरीक सिंह। आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है, मैं ऐसे लोगों से मिला और इस पूरे नेटवर्क को मैंने ट्रेस किया। ये जो अमरीक सिंह है ये सन 2007 और 8 से आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था और ये बहुत बड़े नेक्सस से जुड़ा था और इस ट्रेनिंग को लेने के लिए ये देश के अलग अलग हिस्सों में गया और उसके बाद एक स्टेज पे ये बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी गया और वहां से ये ट्रेनिंग लेकर आया, फिर आके इसने ये काम किया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग जो इसके संपर्क में आए जिनको इसकी सच्चाई पता लग गई, उसको एक एक करके इसने मार दिया। पुलिस इसे पता नहीं लगा पाई क्योंकि ये ट्रेंड इतना था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी जो खुफिया विभाग है, क्योंकि वो थाना में नहीं बैठा, वो डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके रजिस्टर में ये सारा डाटा चढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं जिस जगह ये ट्रेनिंग लेके आया वहां पे ये काने के नाम से मशहूर था, जैसे एक आंख से काना होता है, मैं काने के नाम से मशहूर था क्योंकि ये एट पार उतना नहीं था जितना वो ट्रेनिंग में से सिखाते थे। तो अब सुरक्षा विभाग जो एजेंसी हैं या देश की जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये क्या देख रहा है कि भाई ये डेरे का साधु है, ये पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेके आ रहा है और जो इसका सच जान जा रहा है उसको ये मार दे रहा है और फिर ये बम बनाना सीख गया है और ये जिंदा बच्चों को जला रहा है इस बम से विस्फोट करके। भी अगर ये आगे लोगों को ट्रेनिंग देके बम बनाएगा तो डेरे के अंदर भैया आतंकवादियों की फौज खड़ी कर देगा। तो ऐसे लोगों को इसी स्टेज पे रोकना जरूरी है क्योंकि पुलिस इसके खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं पाई, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एक तरफ ये आतंकी संगठनों के बीच जाके अमरीक सिंह जैसा व्यक्ति ट्रेनिंग लेके आ रहा है,
दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपया आतंकवादियों का बदला जा रहा है, जिसमें हो सकता है मीडिएटर अमरीक सिंह जैसा व्यक्ति ही क्यों ना हो, या फिर जिसका भी पैसा बदला वो ईमानदार तो था नहीं, वो कोई ना कोई बेईमान था। और ये एजेंसियां जो हैं, ये प्रधानमंत्री पूछेगा इनसे, भाई मैंने नोटबंदी की, देश में आतंकवाद की कमर टूटनी चाहिए थी, टूटी क्यों नहीं? ये भैया कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो अफसर बोलेगा जी ऐसा है भी, ये एक संस्था है डेरा सच्चा सौदा नाम की, इनके लोगों ने सारा पैसा इनका बदलवा के दिया है, क्योंकि इनके तो चंदा लेते नहीं है और इनके पास कैश होना नहीं चाहिए था, तो ये सारा पैसा इन्होंने बदलवा के दिया। अब हम क्या करें जी, पुलिस तो देख नहीं पा रही, अब लाखों लोगों पे कार्रवाई कैसे करें? दूसरा, इनके बंदे बम फोड़ रहे हैं। अब जनवरी 2017 जब आया तो बच्चों को जिंदा जला रहे हैं, ये आतंकवादी ट्रेनिंग है, देखो जिनका एक बंदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया और फिर ये बम बनाना सिखा रहा है। तो ये सब चीजें हो सकता है प्रधानमंत्री को बताइए तो वो कहेगा हाँ भाई, इस संस्था को तो खत्म हो जाना चाहिए, ये जो बाबा है इसकी छत्र छाया में चल रहे हैं, इसका मतलब ये बाबा जो है ये करप्ट है। अब क्या है कि बॉम्ब ब्लास्ट तो जनवरी 2017 में हो गया, चलो हम कहते हैं भी पुलिस को नहीं पता था, लेकिन जिन्होंने किया उनको तो पता था। अभी आपके दिमाग में बिठाया होगा कि ये नहीं, ये डेरा ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया था। जो लोग जानते हैं उनको ये पता है भी, इसकी इंक्वायरी में एक चीज निकल के आई है कि इसमें लाल रंग की जापानी मारुति कार इस्तेमाल की गई थी, और डेरा के अंदर ये मारुति लाल रंग की कार सिर्फ एक ही वीआईपी इस्तेमाल करता था, और ये वीआईपी कुछ छोटा मोटा वीआईपी नहीं था, ये गाड़ी बकायदा डेरा के पुराने एडम ब्लॉक में खड़ी होती थी। अब जब ये वीआईपी बुजुर्ग हो गया तो इसको ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं लगी, तो इसके बच्चों ने क्या किया, इसको नई गाड़ी लेके दे दी। जिस दिन इस बुजुर्ग को नई गाड़ी लेके दी, इत्तेफाक से जिस दिन ये बुजुर्ग हजूर संत जी से मिलने गया, भी मैंने नई गाड़ी खरीदी है कि मेरी उम्र हो गई है, उसी दिन मिलने वालों में मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, तो मुझे ये सारी चीज पता है। अब ये बुजुर्ग गुजर गए और वो नई गाड़ी चलो आगे रह गई। अब ये पुरानी गाड़ी पड़ी पड़ी जर्जर होने लगी, तो उन्होंने कहा इसको स्क्रैप में दे देते हैं। तो उन्होंने ये गाड़ी स्क्रैप में, क्योंकि डेरा में पुरानी गाड़ियों से कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते रहते थे, कोई छोटी मोटी मोटर इंजन कुछ बनाते थे, तो उन्होंने ये डेरा की वर्कशॉप को गाड़ी दे दी और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी। और फिर उन्होंने इस गाड़ी का इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट में किया। जब हमने ये ट्रैक रिकॉर्ड निकाला कि ये लाल गाड़ी जो डेरा में दिखती थी ये गई कहाँ, तो ये कंफर्मेशन हमें हुई कि भी ये गाड़ी डेरा की वर्कशॉप को दी गई थी कि भाई इसको डिस्ट्रॉय करके इसका इंजन अगर छोटे मोटे काम में इस्तेमाल लेना तो ले लो, ये ठीक पड़ी है, ये बड़ी संभाल के रखी है। उन्होंने क्या किया, इस गाड़ी को व्हाइट कलर में पेंट कर दिया और उसके बाद इसका इस्तेमाल बॉम्ब ब्लास्ट में किया। क्योंकि ये 80 के दशक की गाड़ी थी, इतनी पुरानी थी, तो इसका रिकॉर्ड आरटीओ में उनको मिला ही नहीं। अब जांच रिपोर्ट फिर पुलिस ने भ्रष्टाचार करके बदल दी भी, ये गाड़ी असेंबल की गई थी, जबकि ये गाड़ी असेंबल नहीं हुई थी। ये हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन है और कंफर्म्ड है, हमें मालूम है ये गाड़ी किसकी थी, इस गाड़ी का नंबर क्या था, कौन से आरटीओ से ये रजिस्टर्ड थी, ये सब हमें मालूम है। जब पुलिस को हमने बता भी रखा है, लेकिन क्या है वहां पे महात्मा गांधी जिंदाबाद है। तो जिन्होंने ये ब्लास्ट किया उनको तो पता था कि भाई हमने किया है, या डेरा की मैनेजमेंट को पता था भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 2017 को इसी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए सबसे पहले जो गाड़ी चुराई गई थी वो मेरी गाड़ी थी। अब क्योंकि मैं डेरे से बागी था तो मैंने पुलिस को बता दिया, तो ये प्लान मेरी गाड़ी के जरिए सफल नहीं हुआ, तो उनके पास जो पुरानी गाड़ी खड़ी थी उन्होंने इसी गाड़ी का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया। इसके बाद ये भी आया जांच में कि जहां ब्लास्ट हुआ वहां पे पाकिस्तान के नंबर एक्टिव थे, तो ये पाकिस्तानी कौन थे या पाकिस्तानी नंबर वहां पे कहां से आए। और उसके बाद डेरा के कुछ लोग जो डेरा में गनमैन के तौर पे थे वो वहां पे बिन बुलाए मेहमान की तरह थे, तो ये क्यों थे वहां पे एक नेता की रैली में, जो जिनको डेरे में होना चाहिए था। मतलब ये सारी चीजें हैं। बढ़ते बढ़ते आप आ जाइए आगे कि अब आप कहें भी जो खुफिया विभाग या एजेंसियां हैं उन्होंने डेरे के खिलाफ प्लानिंग की, हाँ की, क्योंकि जो काम रिकॉर्ड पे डेरा की मैनेजमेंट या डेरा के सन्यासी
कर रहे थे या संगत के जरिए करवा रहे थे, वो उनको दिख रहे थे और उनके हिसाब से एक संस्था हमारे देश में आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, आतंक की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, बम बना के जिंदा बच्चों को जला रही है और इतनी पावरफुल है कि पॉलिटिशियंस के जरिए या अपने पैसे की पावर से पुलिस खरीद ले रही है, तो इनको सीधे तरीके ने तो उल्टे तरीके खत्म कर दो। तो एक पैरामीटर तो ये हम कहें भी सुरक्षा एजेंसियों का कहें या प्रधानमंत्री का कहें कि उनके एंड से चुप्पी है, भी जो करना है करो भी यार, ये संस्था खत्म करो। तो अब यहां पे बताओ भी कसूर किसका? क्या इसमें आप एजेंसियों का कसूर मान लेंगे कि भाई उन्होंने डेरे के खिलाफ प्लानिंग की? दूसरा क्या है भी, अब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं है भी आप उसको सिखाओगे तो वो मान लेगा, क्योंकि उसको पता है भी उसकी पोजीशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दिमाग में दूसरी इमेज बिठाई जाती है, वो ये कि भैया जो डेरे का ये मुखिया है, संत है, ये भाई साहब हमें खबर है भी ये इलेक्शन लड़ेगा और ये इलेक्शन लड़ेगा तो तेरी कुर्सी खा जाएगा, ये अपनी पार्टी बनाने की तैयारी में है, इसका पॉलिटिकल विंग जगह जगह सेटिंग कर रहा है। और क्योंकि पॉलिटिकल विंग के लोग जगह जगह नेताओं में मुंह मारते थे, वहां से पैसे मांगते रहते थे, उनके घरों में उनकी पार्टियों में ऐश प्रस्ती करने जाते रहते थे, कहने को डेरा के थे लेकिन दारू मीट अंडा सब खाते थे। तो अब यहां प्रधानमंत्री को भी उसकी कुर्सी खतरे में है, तो नेता को अगर डराना हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है उसको ये जचा दो कि तेरी कुर्सी खतरे में है, तो फिर वो हर तरह का ऑर्डर पास कर देगा। तो ये दूसरी मतलब कैटेगरी में आए तो यहां था। और यहां पिताजी बार बार बोलते थे, हजूर संत जी, कि भैया नेताओं को बोलते थे भी तुम्हें क्यों डर लगा पड़ा है, भी हमें तो तुम्हारी कुर्सी नहीं चाहिए, हम तो फकीर आदमी, हमें तो हमारे गुरु ने दोनों जहानों की कुर्सी दे दी है, तो हमें ये छोटी मोटी कुर्सी से लेना ही क्या है। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता था भी नेताओं को इस तरह से उकसाया जा रहा है जिनको डेरा के बारे में जानकारी नहीं है। अब इन सबको शय कौन दे रहा है? इनको शय दे रही है संगत। संगत के बलबूते ये 2 नंबर के काम भी कर रहे हैं, रिश्वत देकर सरकारी अधिकारियों को खरीद भी रहे हैं और खुद बच भी जा रहे हैं। और इस सब को ये मतलब कोई पूछ ले कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, बोला ये तो हम अपने लिए थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो भैया हजूर संत जी के लिए कर रहे हैं, डेरे के लिए, दरबार के लिए कर रहे हैं। ये तो सिख ही है, मतलब गुरु सिख होना है तो वो कुछ भी करे गुरु जो कहे। ये उदाहरण तरीके से पेश किए जाते हैं। अब आओ आप 25 अगस्त 2017 की तैयारी में। हमारी जो जांच है उसमें हम यहां कंफर्म्ड हैं कि 25 अगस्त 2017 के दिन के लिए या फिर 17 अगस्त की प्लानिंग में भी डेरा की मैनेजमेंट ने बहुत सारे बम तैयार किए थे। जो बम जैसे मॉड ब्लास्ट मॉड मंडी में फटा, इस तरह से बम तैयार किए थे और अलग अलग ग्रुप तैयार किए थे लड़कों के, जिनको ये कहा था भी ये बम तुमने इस जगह जाके फोड़ने। और ये फिदाइन थे। मैंने आपको बताया कि भक्त परमार्थी योद्धा हर कोई बनना चाहता है, तो ये जो फर्जी वाले भक्त हैं इनको फिदाइन बनाया जाता है और इन फिदाइनों को ही बड़े भक्त का दर्जा दिया जाता है। तो जिनको ये बम दिए गए, ये अपने घरों से निकले ये कहकर भी आज हम वापस अब नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं गुरु के लिए शहीद होने, ये बम लेके गए जगह जगह। अब आप अपने दिमाग से सोचिए भी, एक कोर्ट मान लो एक फर्जी मामले में पिताजी को सजा सुना रही है और अगर वो सजा सुना दे या दोषी करार दे दे और इसके बदले में इस बॉम्ब से हम ऐसे लोगों को मार दें जिनका इस सारे मसले से कोई लेना देना नहीं, ये कौन सी गुरसिखी है, कौन से गुरु की शिक्षा है और कौन से धर्म पे चलना है, और कैसे आपको यकीन है भी ये सब करके आपको भक्ति मिलेगी। सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ा, लेकिन जो बॉम्ब लेके गए थे उनको तो पता ना भी हम लेके गए थे। अब ऐसे भी लोग मिले जब उनको पता लगा भी काम हुआ नहीं, वो बॉम्ब मान लो किसी नदी के डैम पे लेके गए या फिर किसी ऐसी जगह ले गए, वहां वो फेंक के नाले में फेंक आए या नदी में फेंक आए और भाग आए वहां से, या कुछ वैसे वापस ले आए। ये एक तैयारी थी। अब ये क्या इंटेलिजेंस खुफिया विभाग को नहीं पता थी? अगर नहीं पता थी तो हम बता दे रहे हैं, और अगर पता थी तो फिर आप ये सोच के चलिए कि 23 अगस्त 2017 को सिरसा में टैंक यूं ही नहीं आए थे,
उनको पता था भी जिन लोगों से हम लड़ने जा रहे हैं उनके पास बॉम्ब है, उनके पास बारूद है और ये बारूद वो फेंकेंगे, वो हमें मार सकते हैं, तो इसका सामना आदमी बंदूक से नहीं करेगा, इसको टैंक चाहिए। तो फिर 23 अगस्त 2017 से जो टैंक सिरसा में आए वो यूं ही नहीं आए थे। तो अब आप कहीं भी ये टैंक आना गलत है, वो अपनी तैयारी के साथ आए थे। उससे अगले स्टेप पे आए, बहुत सारे लोगों को देश के महानगरों में भेजा गया था, इनकी फ्लाइट्स की टिकट बुक हुई, ये ट्रेन से गए, ये 25 अगस्त से पहले ही चले गए। तो जगह जगह ये रेकी कर रहे थे जा जाके भी कहां हमने वारदात को अंजाम देना है। कई लोग मुझे मिले जिनको साइट दी गई, जगह दी गई भी जहां जहां से महानगरों का पानी सप्लाई होता है, जो पूरे शहर को भी वहां से बांध तोड़ दिए जाएं, वो पानी का स्टोरेज ब्लास्ट कर दिया जाए, इस तरह की प्लानिंग सिखाई गई। ये करना है और बड़ा डैमेज जितना हो सकता है उतना डैमेज दे के आना है। ये तैयारी के साथ ये लोग निकले। तो क्या खुफिया विभाग जो इतनी निगाह रखे हुआ था, उन्होंने फ्लाइट ट्रेन की टिकटों पे निगाह नहीं रखी? उन्होंने ये नहीं देखा भी कौन से लोग जो हैं वो ज्यादा उग्र स्वभाव के हैं डेरा में, और किस किस लेवल पे कहां कहां भेजे जा सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये उनको नहीं पता था कि जो काफिला सिरसा से निकला उसमें वो सारे नौजवान गायब थे जो आमतौर पे काफिले में चला करते थे। ये सारे नौजवान कहाँ हैं? वो हर एक स्टेप पे निगाह रख रहे थे कि हर कोई व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा है। अब ये तैयारी किसने की? तैयारी डेरा की मैनेजमेंट ने की। कौन गया ये बॉम्ब लेके, कौन गया ये शहरों का पानी बंद करने, कौन गया ये जगह जगह वारदातों को अंजाम देने? ये वही डेरा की संगत गई। तो फिर कसूर किसका? वो तो अपने देश को बचाने के लिए काम कर रहे थे। उनको तो लगता है ना कि देश बचाना हमारी जिम्मेदारी है, उनके लिए तो हम देश के दुश्मन हो गए। अब अगले स्टेप पे आओ। 25 अगस्त को प्लानिंग थी भी ज्यादा से ज्यादा लोग पंचकुला पहुंचे, तो पहुंचे भी। अब इस पंचकुला को पहुंचाने में, मतलब पब्लिक को पंचकुला पहुंचाने में हरियाणा सरकार ने खुले तौर पे साथ दिया। अभी पंचकुला ये पहुंचे। अब प्लान सी क्या था? क्योंकि प्लान बी को हम लें तो प्लान बी में हजूर संत जी ने पंचकुला नहीं जाना था। अब पहले प्लान सी को समझे। प्लान सी में अगर आप देखेंगे तो पंचकुला में जैसे ही फैसला आया तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई व्यक्ति था जो शोर मचा रहा है, फैसला हमारे पक्ष में आ गया। तब जब फैसला पक्ष में आया नहीं था, मतलब ये प्लान का हिस्सा था। दूसरा, जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पार्क में या उसके आसपास जो लाखों की गिनती में संगत बैठी थी, वहां पे जैसे कुरुक्षेत्र का एक संदीप अन्नू नाम का व्यक्ति है, वो या उसकी टीम मौजूद थी। उनकी गाड़ी में पहले से बड़ी गिनती में लड्डू भरे हुए थे, और जब ये बात आई कि फैसला पक्ष में आ गया तो इन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिए। अब ये लड्डू कोई केमिकल थे या इसमें नशा था, क्या था, या ये वैसे ही लाए थे? तो आप ये सोच के चलिए लेकर ही क्यों आए थे? क्योंकि प्लान पहले से था भी ये बात कहनी है कि फैसला पक्ष में होगा, फिर लड्डू बटेंगे ताकि लोगों को यकीन आए, लोग अपना जो सिमरन भक्ति कर रहे हैं ये सब छोड़ के खड़े होकर शोर मचाएं, ताकि फोर्स को लगे भी ये हमला करने वाले हैं। तो इसलिए ये प्लान यहां पे प्री प्लान्ड था, और ये संदीप अन्नू जैसे लोग इस प्लान का हिस्सा थे। या यूं कहें भी लड्डू एक कोड था भी उन लोगों के लिए भी जो लड्डू खाए समझ लो बस अब काम अंजाम देना है। तीसरा, जब जो लोग 5 सेक्टर में थे वहां हमने आपको न्यूज दिखाई कि डॉक्टर आदित्य ने बोला भी फैसला पक्ष में आया है। भी डॉक्टर आदित्य तक खबर किसने पहुंचाई भी फैसला पक्ष में आया है? क्योंकि कोर्ट रूम से तो खबर बाहर आ ही नहीं रही थी ना। कोर्ट रूम में तो जो हो रहा था वो तो बाद में पता चला। फैसला पक्ष में आने की खबर प्री प्लान्ड थी डेरा की मैनेजमेंट की। ये कोर्ट का प्लान तो नहीं था, ये एजेंसियों का प्लान तो नहीं था, ये किसका प्लान था? ये प्लान डेरा की मैनेजमेंट का था। और लड्डू कौन लेकर गया था वहां पे? डेरा के अपने जिम्मेवार। तो अब आप किसको दोषी कहेंगे इसमें? अब क्योंकि सरकार पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है, या जो कहें जो फौजी, आर्मी, पैरामिलिट्री प्रिपेयर्ड है भी जिन लोगों से हमारा सामना होना है, इनके पास बारूद है, इनके पास हथियार है। हथियार से मैं आपको बताता हूं,
अगर आपने पुलिस की जांच रिपोर्ट देखी है या उस समय की खबरें देखी हैं तो उसमें खबर आई थी कि पंचकुला से कोर्ट कॉम्प्लेक्स से एक AK-47 राइफल और कुछ पिस्टल पकड़ी गई, बरामद हुई। और पुलिस ने दावा किया कि एक प्लान बनाया गया था भी हजूर संत जी को कोर्ट से भगा कर ले जाने का। और इस प्लान में कुछ हरियाणा पुलिस के कर्मचारी शामिल थे जिनको हरियाणा पुलिस ने डिसमिस कर दिया। ये पुलिस की रिपोर्ट है। अब जो वीडियो हम देखते हैं हजूर संत जी का कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर आने का, तो वहां पे कोर्ट का मेन गेट है जो लोहे वाला है, अभी उसी मेन गेट से वो बाहर आ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। वहां पे ऐसी कोई कोशिश दिख नहीं रही है। तो फिर ये कहां से पैदा हुई कहानी भी पिताजी को भगाने की, संत जी को भगाने की कोशिश की गई। और ये AK-47 राइफल थी भी या नहीं, क्योंकि AK-47 किसी लाइसेंसी राइफल नहीं है, ये सरकारी वेपन है या आर्मी का वेपन है। और अगर 2 नंबर में होगा तो इसके ऊपर पोटा लगता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, मतलब UAPA लग जाता है। तो ये हथियार आप रख नहीं सकते। तो फिर ये AK-47 राइफल पंचकुला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कैसे पहुंची और ये राइफल किसकी थी। अब इससे आगे चलो कि जो सिक्योरिटी वाले लड़के थे जो साथ गए थे कुछ, वो भी अरेस्ट हुए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास से। और उसके बाद जो 20 एक गाड़ियां गई थी कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक, वो सारी गाड़ियां मतलब पुलिस ने तोड़ दी। जो काफिले की गाड़ियां गई थी वो सारी गाड़ियां वहां पे पुलिस ने तोड़ दी। इसके बाद अगर आप देखेंगे भी इनकम टैक्स, ED, ये सारे महकमे डेरा की इंक्वायरी में लग जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो जांच का हिस्सा थी नहीं। उनको तो सिर्फ यही जांच करनी थी भी ये भीड़ यहां कैसे आई। तो ये बाकी सारी जांच क्यों बैठ रही थी, क्योंकि उनको पता था भी इनके पास हजारों करोड़ रुपया है। उनको पता था भी अमरीक जैसे लोगों ने बहुत सारे लोग डेरा में रह के मारे हैं और हो सकता है इन्होंने लाशें कहीं दफनाई हो। उनको पता था भी इनके पास बड़ी गिनती में हथियार है, बारूद है, ये बम बनाना जानते हैं। तो ये सब चीजें वहां मिलेंगी, इसलिए सारी चीजें पहले से शोर में थी भी। यहाँ पे हथियारों का जखीरा मिलेगा, यहाँ पे नरकंकाल मिलेंगे, यहाँ पे मतलब आपको ये पैसा बहुत मिलेगा, सोना चांदी बहुत मिलेगा। अब हमने जो अपनी जांच की उसमें हमें कुछ लोग मिले। जो जो जानकारी मेरे पास आई है वो इक्का दुक्का लोगों से आई है, जिन जिन से भी आई है। सोचो अगर सारे वो जानकारी देते तो कितनी बड़ी जानकारी बनती। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जो हजूर संत जी का निवास है और सचखंड हॉल है डेरा में, उसके बीच लगभग 2-3 एकड़ का स्पेस है। इस स्पेस के बीच में 25 अगस्त के बाद एक बड़ा सारा खड्डा खोदा गया और इस खड्डे के अंदर जो ट्रैक्टर के पीछे पानी वाले टैंकर होते हैं जैसे, उस टैंकर में कुछ सामान भर के 15-20 फीट नीचे दफना दिया गया और उसके बाद इसके ऊपर खेतों की बिजाई कर दी गई और फिर इस पे दीवार खड़ी कर दी गई एक कॉर्नर पे। ये देखते हुए भी ये पुरानी दीवार है, ये दिखाया गया। अब जब चेकिंग हुई तो यहाँ पे खुदाई की नहीं। अब 700 एकड़ में से कहाँ खुदाई करनी है कहाँ नहीं करनी है ये किसको पता है। तो ये जो टैंकर है ये यहाँ छुपाया गया। अब इसमें पैसा था, इसमें हथियार थे, इसमें बारूद था, इसमें क्या था पता नहीं। डेरा में जितना भी संगत का रिकॉर्ड था, दस्तावेज थे, वो सारे दस्तावेज जला दिए गए 25 अगस्त की रात को, या 25, 26, 23 को जो डेरा में लंगर घर के अंदर जला दिया गया। तो ये दस्तावेज तो नहीं थे। इससे अगले स्टेप पे आए, जो 20 नंबर मोटर है, डेरा में अलग अलग मोटर बटी हुई है, तो एक 20 नंबर मोटर है। तो मेरी जानकारी में लोगों ने मुझे बताया कि हमने बड़ी गिनती में 20 नंबर मोटर पे हथियार दबाया है बड़ी मात्रा में। तो हथियार डेरा में था। फिर मुझे एक और व्यक्ति मिला, उसने मुझे कहा भी डेरा के अंदर एक नई स्कीम थी। हालांकि ये स्कीम बाहर भी चलती होगी, लेकिन डेरा में उसने बताई कि जैसे मान लो भी मेरे पास एक पिस्टल है, मैं कहूं भी इस पिस्टल का लाइसेंस नंबर जो है, या फिर हर पिस्टल के ऊपर एक नंबर लगा होता है। भी मान लो हम कहें कि 1 2 3 4 5, भी 1 2 3 4 5 मतलब 12-345 नंबर की ये पिस्टल है और ये पूरे इंडिया में एक ही है और जिस कंपनी ने बनाई है उस कंपनी का लेबल भी है इस पे। तो ये एक पिस्टल है जिसका लाइसेंस मेरे पास है और मैं अपनी सेफ्टी में रखता हूं,
लेकिन मैनेजमेंट कहें या डेरा के अंदर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये पिस्टल की फोटो खींची, और मान लो ये 32 बोर की रिवॉल्वर है, तो ये क्या करते थे, इसी 32 बोर की रिवॉल्वर जैसी 4 रिवॉल्वर और ले आए, 5 ले आए, 6 ले आए, और उन सबके ऊपर ऐसे ऐसे सप्लायर हैं या ऐसे ऐसे लोग हैं जो ठीक वैसे ही 12345 नंबर इस पे चढ़ा देंगे, वैसे ही कंपनी का लेबल लगा देंगे। मतलब एक डुप्लीकेट लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मतलब रिवॉल्वर वो असली है लेकिन एक्चुअल में वो लाइसेंसी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास है। अब ये जो 5 अलग अलग रिवॉल्वर हैं, ये अलग अलग लोगों को डेरा में दे दी गई कि भाई तुम अपने पास रखो, और मेरा जो ऑफिशियल लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी भी इन 5 को बांट दी गई। मान लो, अब मान लो कभी चेकिंग हो जाए, इनसे पूछा भी ये पिस्टल तुम्हारे पास कहां से आई, बोला जी ये देखो हमारे पास लाइसेंस है, फोटोकॉपी है, ओरिजिनल बंदा ये मोहित है, इसको अभी बुला देते हैं। तो मान लो मैं ओरिजिनल बंदा, मैं चला गया, हाँ जी ये पिस्टल मेरा है, ये मेरा ओरिजिनल लाइसेंस है, पुलिस ने छोड़ दी। अब मान लो उस पिस्टल से किसी का मर्डर हो गया, तो जब मर्डर हो गया तो पुलिस ने वो पिस्टल देखी, लाइसेंस चेक किया, वो मेरे पास आई, मैंने कहा जी मेरी तो असली ये रही, ये रहा मेरा लाइसेंस, ये मुझे क्या पता किसकी है, ये मेरी है, ये मेरी है नहीं। तो जो ये 2 नंबर का हथियार था, ये कितना था गिनती में इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो खबरें आई उसमें ये पता लगा भी डेरा के अंदर 67 आम लाइसेंस थे, और एक आम लाइसेंस पे 3 हथियार चढ़ते थे उस समय पे। अब शायद 2 का कानून है, तो आप मान के चलिए भी 67 है तो कितना हुआ, अगर हम कहें भी लगभग 201, शायद 201 वेपन जो थे ये लाइसेंसी थे, क्योंकि डेरा बहुत बड़ा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत जगह चाहिए ये हथियार, बहुत जमीन जायदाद है। तो ये जो 201 वेपन है, इनमें आप 2 नंबर के हथियारों की गिनती जोड़ दें तो कम से कम ये हथियार 1000 की गिनती में होंगे। तो फिर ये न्यूज जो चली कि भाई वहां पे हथियारों का जखीरा है, तो ये गलत कैसे चली, सही चली। 25 अगस्त के दिन के लिए जो तैयारी डेरा में हुई थी, उसमें हम कहें भी डेरा की मैनेजमेंट एक जंग लड़ने की तैयारी कर रही थी, और इस जंग में सबसे पहले जरूरत है राशन। तो डेरा की कैंटीन का जो जिम्मेवार था, उसने 2 बड़े बड़े ट्राले वो भर के राशन मंगवाया डेरा में। अब ये राशन डेरा में आया, ये कैंटीन का जिम्मेवार मुकर नहीं सकता, और इतना राशन क्यों मंगवाया गया अचानक से। दूसरा कि अब हमें अगर कोई जख्मी हो जाएगा तो उसको मरहम पट्टी करनी है, तो जो डेरे का सचखंड हॉल था उसके अंदर एक बड़ा अस्पताल तैयार किया जा रहा था, और ये जिम्मेदारी जो डेरा का पंडाल संभालता है एक व्यक्ति, ओरिजिनल नाम उसका क्या है मालूम नहीं, भोला भोला नाम से जानते हैं हम लोग उसे, भोला पंडाल समिति इस नाम से, ये व्यक्ति और डेरा के अस्पताल के डॉक्टर मिल के सचखंड हॉल के अंदर एक बड़ा अस्पताल तैयार कर रहे थे, ताकि जो जख्मी हो उसको फर्स्ट एड या पट्टी वहां दी जा सके। तो ये क्यों तैयार कर रहे थे। तीसरा, डेरे में हर जगह डंडे पत्थर ये सब चीजें रखवाई जा रही थी, छतों पे जगह जगह लोगों को तैयार किया जा रहा था। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भी, ये हथियार डेरे में क्या सिर्फ यही था या फिर इससे बड़े स्तर का भी था। बारूद बम जब बनाए गए तो बारूद गोला बारूद भी होगा, तभी ये टैंक की तैयारी के साथ आए, ये सब जो मिलिट्री वाले थे टैंक लेकर आए। और इसमें एक चीज मैंने पकड़ी, जो मुझे लोग मिले, उसमें एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जो डेरे का एक प्रबंधक है मोहन सिंह या मोहन लाल, इस व्यक्ति ने क्या किया, जो एक्स आर्मी मैन थे, जो मतलब डेरा से जुड़े फौजी थे और बड़े मजबूती से डेरा में जुड़े हुए थे, तो ये एक्स आर्मी मैन सारे जो भी मतलब उनके कहने में थे, इन सबको डेरा में बुलाया और इन सबको अलग रखा संगत से। मतलब ये 22-23 अगस्त को ही बुला लिए गए, इनको अलग रखा और इनकी पूरी खातिरदारी हो रही है। अब इनको खीर हलवा पकवान बढ़िया बढ़िया मटर पनीर ये सब खिलाया जा रहा है। ये मुझे उन्हीं लोगों ने बताया जो इनमें से कोई थे जिनको रखा गया था। तो ये मुझे बता रहे हैं कि हमें जी पूरे सब कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है हमें मालूम नहीं, पर हमें अलग रखा था, किसी से मिलना नहीं है,
बस अलग रहना है। अब हथियार है, राशन है, मेडिकल का इंतजाम है, हमारे पास एक्स आर्मी मैन फौजी भी हैं और बड़ी गिनती में लोग हैं जो डंडे पत्थर लिए तैयार खड़े हैं, और दूसरी तरफ पंचकुला में बड़ी गिनती में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान हैं। और ये प्लानिंग है भी, हजूर संत जी कोर्ट का ऑर्डर मानने वाले नहीं हैं और हम लड़ने के लिए तैयार है भी, हम मर जाएंगे लेकिन कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट का फैसला अगर हमारे खिलाफ है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसे हमने गुरसिक्खी की परिभाषा में डाल दिया है। अब सोचिए अगर हजूर संत जी पंचकुला ना जाते 25 तारीख को, तो जो अलग अलग जगहों पे बम लेके लोग गए थे, ये बम फटते तो कितने लोगों को मारते। अब आप सोचेंगे भी ये बम वो फोड़ते ही क्यों, इनको ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर ये था भी, कोर्ट फैसला सुनाती और जो पंचकुला में भीड़ ने 25 अगस्त को किया वही करना था उन्हें। ये प्री प्लान्ड था भी, वो ऐसे ही उठेंगे, शोर मचाएंगे और फिर वो उपद्रव मचाएंगे और पुलिस और आर्मी गोली चलाएगी। ये पहले से शेड्यूल्ड था प्लान बी में। दूसरा, अब क्योंकि पंचकुला में ये सब होगा तो यहां से जो सिरसा में संगत होगी ये उग्र हो जाएगी। उधर से कोर्ट का ऑर्डर होगा भी, बाबा जी को पकड़ के लाओ, गिरफ्तारी का वारंट है और उनको गिरफ्तार करना है, तो फोर्स तैयार है। ऐसे में एक आधा गोला बारूद अगर किसी ने फेंका फोर्स की तरफ तो रिएक्शन में क्या होएगा ये भी अंदाजा लगाओ। और उसके बाद क्योंकि जो ये संगत है डेरा में, ये हथियार चलाना नहीं जानती है, लेकिन डेरा में बड़ी गिनती में असला बारूद है, तो जो ये एक्स आर्मी मैन है ये मजबूरी में इन हथियारों को उठाएंगे क्योंकि इनको चलाना आता है, तो ये हथियार चलाएंगे। अब कल्पना कीजिए सिचुएशन कुछ वैसी ही नहीं है जैसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को इसी तरह अकाल तख्त में पहुंचाया गया और कुछ लोग थे जो उसके साथ थे, जो उसके समर्थक के तौर पे थे और एक्स आर्मी मैन थे या थोड़े ट्रेंड थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी मात्रा में अकाल तख्त में असला बारूद पहुंचाया। हो सकता है भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को इसकी जानकारी ना हो, और जब आर्मी घेरने आई तो जिन लोगों ने असला बारूद पहुंचाया ये हाथ खड़े करके बाहर निकल गए। और उसके बाद जो ये एक्स आर्मी मैन या ट्रेंड बंदे थे, जब इन्होंने देखा भी सामने से गोली चल रही है, इन्होंने फिर वही हथियार उनको मिला, उनको मजबूरी में चलाना पड़ा। फिर ये जो क्लैश हुआ इसमें ये सारे लोग मारे गए और बहुत सारे ऐसे निर्दोष जो वहां पूजा पाठ या माथा टेकने गए थे वो भी मारे गए। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन आई है भी, हो सकता है 25 अगस्त को प्लान बी के अनुसार कुछ ऐसा ही होता। जब आर्मी ये घेरती और शोर मचाती तो ये मैनेजमेंट हाथ खड़ा करके बाहर निकल जाती। ये एक्स आर्मी मैन और ये आम संगत ये लड़ती आर्मी से क्योंकि उनको पता था भी इन्होंने हमारे लोगों को पंचकुला में मार दिया है। और फिर ये लड़ते और लड़के ये जो क्लैश होता उसमें ये हथियार इस्तेमाल होता और ये किस स्तर का था ये पता नहीं। और फिर इस क्लैश में बहुत से लोगों की मौत होती और एक समय पे खबर आती कि भाई मिलिट्री ने हजूर पिताजी पे भी हमला कर दिया है, एज यूजुअल जैसे भिंडरावाला के ऊपर ब्लू स्टार में हुआ। और उसके बाद जो जगह जगह बॉम्ब लेके गए थे लोग, ये फिर जब उनको ये खबर मिलती भी अच्छा ये मिलिट्री ने किया है, तो फिर वो क्या करते, वो इस ट्रिगर से ये सारे बम फोड़ देते और फिर कितने लोग मरते इसका कोई अंदाजा नहीं। तो कल्पना कीजिए प्लान बी किस स्तर पे तैयार हुआ। और इस स्टेज पे जब हजूर संत जी ने चाल चली अपनी 24 तारीख दोपहर 12 बजे कि भाई मैं तो पंचकुला जाऊंगा। अब पिताजी ने जब कहा, हजूर संत जी ने कहा भी मैं पंचकुला जाऊंगा क्योंकि मुझे मारने के लिए ही ये सारा सेटअप तैयार किया जा रहा है, मैं पंचकुला चला जाऊंगा, तो ये सेटअप किसके लिए है। अब 25 तारीख को तो हजूर संत जी पंचकुला आ गए, तो ट्रिगर था भी हजूर संत जी को मारना है। अब क्योंकि सिरसा में तो कोई ऐसा सुरक्षा घेरा नहीं था भी डेरे के अंदर हथियार नहीं जा सकता, लेकिन पंचकुला में बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा था जहां पे हथियार पहुंच नहीं सकता था। तो ऐसे में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौन हथियार पहुंचा सकता था।
जिसके पास सरकारी हथियार हो और जो हजूर संत जी का गनमैन हो। तो जो AK-47 राइफल बरामद हुई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर से, ये किसकी थी? ये AK-47 राइफल हमारी जानकारी के अनुसार करमजीत सिंह नाम के पुलिस कर्मचारी की थी, जो पंजाब पुलिस का कमांडो था और हजूर संत जी की सुरक्षा में तैनात था। हमने ये जांच करने की कोशिश की भी क्या हरियाणा पुलिस ने वहां पे करमजीत सिंह से ये राइफल छीनी थी। तो करमजीत सिंह की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट कंप्लेंट पंजाब पुलिस में दर्ज नहीं की गई कि किसी कमांडो ने उससे उसकी राइफल छीनी हो, क्योंकि करमजीत सिंह के अलावा कुछ और लोग ऐसे थे जो पंजाब पुलिस के कमांडो थे, वो भी AK-47 राइफल के साथ वहां मौजूद थे, उनसे ऐसी राइफल नहीं छीनी गई। तो हम ये कह सकते हैं भी ये राइफल करमजीत सिंह ने वहां प्लांट करी। दूसरा, क्या करमजीत सिंह को खतरा नहीं था भी उसकी राइफल से अगर वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो सीधा सीधा केस उसके ऊपर बनेगा? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया भी कैसे एक बंदूक से कई बंदूक बन जाती हैं, तो हो सकता है वो AK-47 राइफल दूसरी हो, ओरिजिनल ना हो जो उसको सरकार से अलॉट हुई है। और क्योंकि ये प्लान किया गया हो कि इस AK-47 राइफल से वारदात को अंजाम देना है और इसलिए ये राइफल दूसरी होगी। अब जो व्यक्ति वारदात को अंजाम देगा वो पकड़ा जाएगा या फिर क्रॉस फायरिंग में मारा जाएगा, तो ये जो गनमैन है करमजीत सिंह, ये अपनी ओरिजिनल राइफल दिखा देगा, मेरी तो ये रही भाई, इसको पूछो ये कहां से लेकर आया। तो यहां पे वो सेफ था। लेकिन क्या हुआ असल में, जब ये राइफल लवारिस छोड़ी गई वहां पे एक जिप्सी में कि भाई यहाँ पे वारदात को अंजाम देना है, और दूसरी तरफ जो मौजूदा डेरे का प्रबंधक है दान सिंह, उसके अंडर, क्योंकि वो स्कूल में, डेरा के स्कूल में लंबे समय तक रहा है, तो उसके अंडर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको काफी रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं। उसने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स को तैयार किया जो उसके पुराने स्टूडेंट्स थे कि भाई तुमने ग्रुप बनाना है और तुमने हजूर पिताजी को, संत जी को कोर्ट कॉम्प्लेक्स से भगा के ले जाना है। अब असल में ये जो ग्रुप था लड़कों का, इनको ये राइफल उठानी थी वहां पे हजूर संत जी को भगाने के लिए, और वहां पे कुछ इनके लिए पिस्टल भी रखी थी। ये इनको उठानी थी और उठा के मतलब हजूर संत जी को सिक्योर करके लेकर जाना था, ये प्लान का हिस्सा था। और इस हिस्से में जब ये कोई फायरिंग करते तो क्रॉस फायरिंग में ये भी मारे जाते और हजूर संत जी भी मारे जाते। हुआ ये कि जब ये कोर्ट की सुनवाई चल रही थी तो कोई हरियाणा पुलिस का जवान था जो इस पूरी साजिश से अनजान था। उसने राउंड लेते लेते देख लिया भी जिप्सी की सीट के नीचे एक राइफल और पिस्टल जो हैं ये लवारिस पड़े हैं। उसने अपनी ड्यूटी समझते हुए लवारिस राइफल और पिस्टल अपनी कस्टडी में ले लिए। अब जब हजूर संत जी कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले तो जिनको वारदात को अंजाम देना था उनको वो राइफल, वो पिस्टल मिले ही नहीं। और जब मिले ही नहीं तो वारदात को अंजाम कैसे देते? तो ऐसे में वारदात को अंजाम देना था तो जो व्यक्ति इस साजिश में सरकारी तौर पे मिला होगा, उसने क्या किया, उसने वहां जो हजूर संत जी के हरियाणा पुलिस के जवान थे उनको गालियां देना, उकसाना शुरू किया। वो सीनियर लेवल का होगा तो वहां के पुलिस वालों ने उकसाना शुरू किया भी मेन राइफल तो गायब है, अब क्योंकि ये भी तो हजूर पिताजी के शिष्य हैं, इनको उकसाओ, हजूर संत जी को उल्टा सीधा बोलो सबके सामने ताकि गुस्से में आके कुछ करें। तो फिर एक कहानी बना दी गई भी इन हरियाणा पुलिस के जवानों ने अपने सीनियर्स पे हमला बोल दिया, हजूर संत जी को बचाने की कोशिश की और फिर ये केस बन गया। और केस बन के ये सब जो हरियाणा पुलिस के कर्मचारी थे ये डिसमिस कर दिए गए। जिन्होंने पुलिस की भाषा में हाँ मिला लिया उनको वापस समय के साथ बहाल कर दिया गया, बाकी डिसमिस हो गए। ये था प्लान सी। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब डेरे में चेकिंग होगी तो करमजीत सिंह की ओरिजिनल AK-47 भी तो पकड़ी जाएगी। तो आपको ध्यान हो कि न्यूज में ये चीज भी आई थी भी डेरा से शामस्तानाई धाम से AK-47 राइफल का एक जो बॉक्स है, बक्सा कह देते हैं, वो बरामद हुआ था, ये बताया गया था। तो लेकिन उसकी आगे इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है पता नहीं।
जो ये AK-47 पंचकुला से बरामद हुई, ये AK-47 कहां गायब हो गई, इससे संबंधित केस कहां गायब हो गया, ये मालूम नहीं। अब ऐसा कौन सा तरीका करमजीत सिंह ने अपनाया कि जिससे उसने वो डुप्लीकेट AK-47 राइफल वहां से निकलवाई हरियाणा पुलिस की कस्टडी से और अपनी AK-47 राइफल उसे बदल के पंजाब पुलिस की आर्मरी में जमा करवाया। इसमें हमारी जानकारी में आया भी एक पुलिस कमिश्नर था पंजाब पुलिस का जो निहायती ईमानदार था, जो शायद करमजीत सिंह के परिवार का बहुत करीबी था, जिसने इसमें उनकी मदद की। अब ये प्लान आप समझिए भी किस स्तर पे बनाया गया था। वास्तव में ये पूरा प्लान सिर्फ और सिर्फ हजूर संत जी को मारने के लिए बनाया गया था। अब आपके दिमाग में घूमने लगे कि भाई एजेंसियों की तैयारियां किस आधार पे थी, हरियाणा सरकार किस आधार पे पंचकुला में लोगों को जमा कर रही थी, और हाई कोर्ट गोली चलाने का ऑर्डर ऐसे तो नहीं दे सकती, बेशक से उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट हो भी तो भी वो कानूनन ये ऑर्डर नहीं दे सकती। तो फिर ये सब कैसे हुआ? और सोचिए भी जब डेरे में चेकिंग हुई तो फिर ये असला बारूद और ये पैसा और ये जो लोग मार के कहां दफनाए गए, ये सब मिले क्यों नहीं? तो असल जांच में ये सारी चीजें कैसे गायब हो गई, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि क्या ये सब कुछ करने के बाद सरकार या डेरा मैनेजमेंट जोखिम उठाएगी कि हजूर संत जी को खुले तौर पे समाज के सामने ले आए? क्या हजूर संत जी आके खुले तौर पे ये कहेंगे कि इस डेरा की मैनेजमेंट के कहे अनुसार अब चला करो? ये वही मैनेजमेंट है जिसने हजूर संत जी के जरिए हजारों लाखों लोगों को मारने का प्लान बनाया, ना सिर्फ डेरा अनुयायियों को बल्कि देश के आम नागरिकों को भी। ये सोच के चले भी अगर हजूर संत जी उस दिन पंचकुला ना जाते तो क्या होता, और अगर हजूर संत जी पंचकुला गए और ऐसे में अगर डेरा की संगत ने ये कहा मान लिया होता कि वो पंचकुला नहीं गए होते या पंचकुला से लौट जाते, तो क्या किसी का नुकसान होता? ऐसे में आप सवाल उठाएंगे भी जो सिरसा में हुआ उसे आप कैसे सही ठहराएंगे? तो सिरसा की मैं आपको बताऊं जो हमने बाद में जांच की कि एक व्यक्ति की मौत हुई बेगू गांव के ग्रिड के पास, और इस मौत की वजह थी गोलो मौसी, जो डेरा के वाइस प्रेसिडेंट गुरदास सिंह की मौसी है। इसका असली नाम क्या है मालूम नहीं। जब डेरा की संगत जो डेरा में मौके पे मौजूद थी, जब ये बाहर नहीं निकली फैसला आने के बाद, तो क्या है कि सिखिज्म में एक माता भाग कौर है, उसकी कहानी सुनाई जाती है भी। कुछ सिख थे जो गुरु गोविंद सिंह को अकेला छोड़ के जंग में आ गए थे, और इस पर जो माता भाग कौर थी उन्होंने चूड़ियां उतार के दे दी थी भी तुम चूड़ियां पहनो, तुम्हें गुरु को ऐसे छोड़ के आना नहीं चाहिए था, और वो खुद जंग के मैदान में निकल गई थी। कुछ इसी कहानी को इस परिस्थिति में मोल्ड करके ये गोलो मौसी और ये गुरचरण कौर मान की टीम, जो डेरा की 45 मेंबरों की नेशनल प्रेसिडेंट है, उसकी जो लेडीज की टीम है, ये अपने आप को माता भाग कौर के रूप में समझ के निकल जाती है भी हम लेंगे पंगा। तो इनके पीछे पीछे बहुत सारी लड़कियां निकल जाती हैं, और इनके देखा देखी जो जवान लड़के होते हैं वो सब निकलते हैं भी यार ये कहाँ चल दिए, इनको रोको। करते करते ये जो सारी लेडीज हैं ये लड़कों को ले आती है सबको बेगू में, क्योंकि एक ही सरकारी प्रॉपर्टी थी वहां पे ग्रिड, तो ये वहां ग्रिड पे हमला करने लगते हैं, और या फिर कहें उस ग्रिड की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उस पे हमला करते हैं। उसमें एक पुलिस वाला गंभीर तौर पे घायल होता है, उसको बचाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी, और वो गोली जिसको लगी उसकी मौत हुई। इसके अलावा कुछ छर्रे भी लोगों को लगे जिसकी मौत हुई, वो इसी वजह से हुई क्योंकि अब भीड़ पे गोली चलेगी तो किसी ना किसी के लगेगी। दूसरा, जो वीटा मिल्क प्लांट पे मौत हुई जिस एक्स आर्मी मैन की, वहां पे 15 पुलिसकर्मी तैनात थे। जब ये भीड़ वीटा मिल्क प्लांट में घुसी तो ये सारे पुलिसकर्मी डर के मारे भाग गए, जिसमें एक पुलिस वाला रह गया जिसकी हाइट छोटी थी कहते हैं, और वो दीवार समय रहते फांद नहीं पाया, तो ये भीड़ उसके नजदीक आ गई। उसे लगा भी मैं दीवार फांद नहीं पाऊंगा,
और डर के मारे उसने भीड़ पे गोली चला दी, जो सबसे आगे खड़े उस एक्स आर्मी मैन को लगी और उससे उसकी मौत हो गई। ये दूसरी मौत इस तरह से हुई। अब जो मौत जगदम्बा पेपर मिल पे हुई, इसका सबसे बड़ा कारण रतिया का एक व्यक्ति है जिसका लड़का था, उसका नाम मुझे शायद नहीं पता, शायद रोहित था कि क्या था। वो लड़का जो था वो वहां पे मौजूद था जगदम्बा पेपर मिल पे। मैंने आपको बताया था भी कैसे एक लड़का आगे गया और पुलिस ने उसे गोली मार दी, क्योंकि हम इस लड़के को लगभग 50 मीटर 100 मीटर दूर से देख रहे थे, लेकिन इस लड़के के पास 32 बॉर रिवॉल्वर था। ये रिवॉल्वर लेके नाके की तरफ बढ़ा था। इसके रिवॉल्वर को देखते हुए पुलिस ने इसे गोली मारी, क्योंकि ये रिवॉल्वर चला सकता था। अब क्योंकि पुलिस को सीधा डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर था, तो इसलिए उन्होंने सीधा इसके छाती में या सिर में गोली मारी। अब जो भी लड़का इसको बचाने गया, उसने वो रिवॉल्वर उठाना चाहा, तो इसलिए पुलिस ने उनको गोली मारी। और जब जो मैंने कहानी आपको उस समय बताई थी शुरुआत में, सबसे पहला एपिसोड तेरा सच्चा सौदा फाइल्स का भी, कैसे एक एम्बुलेंस ने जब कवर दिया, तब ये डेड बॉडियां उठाई गई या जख्मी लोगों को उठाया गया। और मुझे एक व्यक्ति ने बताया भी कि वो एक एक्स आर्मी मैन था या शायद ट्रेंड था, एनसीसी ट्रेंड था। उसने देख लिया भी ये लोग इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पिस्टल है। तो उस व्यक्ति ने वो पिस्टल और उसके पास जो मोबाइल फोन था, वो लड़का मर चुका था, उससे वो मोबाइल फोन उठाया, वहां से गायब कर दिया भी कहीं इस रिवॉल्वर की वजह से सब पे केस ना बन जाए भी ये फौज को मारने आए थे। तो वो उसने समझदारी दिखाते हुए वो गायब किया और उसके फादर को इन्फॉर्म किया। लेकिन फादर ऐसा था जिसने अपने मरे हुए बच्चे को देखने से पहले इस रिवॉल्वर और इस मोबाइल फोन को अपने पास वापस लेना जरूरी समझा। और उसके बाद मतलब हमें किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसे अपने बच्चों की मौत पर रोटियां सेक जाएं, उनकी सच्चाई बतानी चाहिए। फिर इसी रतिया वाले को जगह जगह डेरा के जो 45 मेंबर हैं ये लेकर घूमते रहे कि भाई देखो इसका बच्चा शहीद हो गया, ये सेवा में खड़ा है। और फिर 1 साल में इस व्यक्ति की संपत्ति में करोड़ों का इजाफा भी हो जाता है। और कैसे आज ये व्यक्ति बरनावा डेरा में जो नई कैंटीन खुलती है उसका जिम्मेवार भी बन जाता है। और इसके अलावा जो हम कहते हैं भी नकली बहरूपिया डेरा में हजूर संत जी के भेष में आया है, ये व्यक्ति इसकी इकलौती लड़की की शादी करवाता है। कुल का क्राउन एक वेलफेयर स्कीम है डेरा की, उसके तहत एक अनाथ बच्चे से। और फिर आमतौर पे हजूर संत जी जो सबको 25-25 हजार का चेक अपनी कमाई से देते हैं, इसकी लड़की को 25 हजार की बजाय 5 लाख का चेक दिया जाता है। और इसकी शादी का सारा जो पार्टी है वो भी डेरा के पंडाल में होती है। मतलब आप समझिए कि वो लोग जो ये सारी व्यवस्था एडम ब्लॉक के हिसाब से बुनते हैं, उनके लिए जो नकली ये सिस्टम अब चल रहा है, ये सब इस तरह से कंप्रोमाइज्ड है, इनको बड़े भक्त के रूप में प्रस्तुत करता है। तब जब ये सारा साम्राज्य अपना अपने ही बच्चों की मौत पे बुन रहे हैं, मतलब ये किस तरह के माँ बाप हैं, किस तरह का कलयुग है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम किस परिस्थिति में हैं। और फिर ये सोचिए जो सब कुछ हुआ, जो उसके बाद जो चेकिंग हुई, ये सब जो भी प्रक्रिया अभी तक मैंने आपको बताई, इस सब में अंदाजा लगाइए भी आपका वफादार कौन, इस समाज का वफादार कौन। हजूर संत जी ने 25 अगस्त के दिन बेकसूर होते हुए अपना बलिदान दिया, क्योंकि डेरा की संगत ने डेरा की मैनेजमेंट के साथ खड़े होके इस देश की जनता निर्दोष लोगों को मारने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट होने दिया उनके वचनों के खिलाफ जाकर। तो आप दोष किसे देंगे? अब क्योंकि उसी पैसे से अफसर जज खरीदे गए, उसी पैसे से भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए हजूर संत जी को मारने की साजिश रची गई। हजूर संत जी 17 अगस्त की मीटिंग में कह चुके थे भी जो आप सोच रहे हैं ये परम पिता जी होने नहीं देंगे। उन्होंने तो अपना वचन सार्थक कर दिखाया, लेकिन ये डेरा की संगत को आज तक शर्म नहीं आई। उन्होंने अपने गुरु की मौत की साजिश में बराबर भूमिका निभाई और उसके बाद शान से खुद को उसी का भक्त कहते हैं। भी किस तरह की ये गुरसिक्खी है, किस तरह की संगत है। शायद यही कहा था ना हजूर संत जी ने भी, ऐसी संगत किसी गुरु को नहीं मिली हो। तो वाकई में ऐसी मुझे नहीं लगता किसी गुरु को ऐसी संगत मिली होगी जो अपने गुरु की मौत की बिसात बिछा के रखे और फिर उस पे खुद को भक्त सिद्ध करे। तो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जिन्होंने ये नोट बदलवाए,
हजूर संत जी कहते थे भी, आप एक भिखारी को पैसा दो और उस पैसे से वो किसी निर्दोष को मार दे शराब पी के, तो आप घर बैठे पाप की गठड़ी खरीद लेते हो। तो जितना ये हजारों करोड़ रुपया बदलवा के दिया, उससे जितने लोग मरे, उसका पाप किसको? उसका पाप उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये पैसा बदलवाया। तो फिर इसका प्रायश्चित किसको करना है? गुनाह डेरा की संगत ने किया, डेरा के सेवादारों ने किया, भुगत कौन रहा है? संत, जिसका कोई कसूर नहीं, जो समाज को सुधारने आया था। अब क्योंकि ये सरकार या देश की एजेंसियां ये सब अंधे हैं, जिनको दिखता नहीं है कि भी अगर हजूर संत जी ने एक भी स्टेप पे, एक भी प्लानिंग में साथ दिया होता तो वो सरेंडर कभी नहीं करते थे कोर्ट, लेकिन उन्होंने किया कोर्ट में सरेंडर। तो फिर उनको समझ नहीं आया, तो फिर कौन से अफसर हैं जिन्होंने इन सारे आतंकवादियों को छोड़ भी दिया? और सोचो, ये बारूद जब कहीं फटा नहीं तो ये इकट्ठा डेरे में होगा, और ये होगा तो ऐसे भी चश्मदीद है जिन्होंने ये देखा अभी डेरे से असला, बारूद, पैसा, सोना, चांदी, ये सब निकला डेरा से। ये हम आगे डिस्कस करेंगे भी ये सब कितना था, कैसे निकला, कहां गया और इसका क्या इस्तेमाल हुआ, ये हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा बहुत लंबी है अभी। और फिर हम इस चीज पे भी आएंगे भी आखिर बतौर डेरा के अनुयायी हम चाहते क्या है डेरा से, और हम क्यों ये सारी गतिविधियों का बिना मतलब हिस्सा बने हुए हैं, जिसका नुकसान हमें है, हमारे गुरु को है। और जो ये नंग मलंग लोग हैं, जो भिखारी हैं, जो यहाँ आके सन्यासी बने, फिर इनको पता नहीं यहाँ कैसी चौधराहट मिली, और ये हमारे कंधे पे बंदूक रख के समाज के चौधरियों को निशाना बनाते रहे और हमें मरवाते रहे। और आप अयाशी, हरामखोरी, सब तरह की बुराइयां इन्होंने पाल ली और डेरे को एक नरक का अड्डा बना के छोड़ दिया। आज डेरे में ऐसा कौन सा अपराध है जो ये नहीं कर रहे हैं? लेकिन अगर देश की सरकार या देश की एजेंसियां या पुलिस ये सारे बिकाऊ हैं, तो सामाजिक जिम्मेदारी हमारे गुरु ने हमें दी है, तो ये कर्तव्य निभाना होगा। और आध्यात्मिक दुनिया का यही असूल है, एक भक्त को, एक शिष्य को यही लड़ाई तो लड़नी होती है, इसीलिए तो उसको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। और अगर ये लड़ाई लड़नी नहीं है और आपको लगे भी लहू लगा के हम शहीद हो जाएंगे, और इस तरह से कोई नकली बहरूपी आएगा और आपके ऊपर भक्त की स्टैंप लगा के आपको कहेगा कि मैं आपको सब कुछ रहमतें लौटा दूंगा, इस तरह से भगत बनते होते तो फिर दुनिया बन जाती। अब क्योंकि हमें सिर्फ टैग चाहिए, बनना हमें है नहीं, तो जितने भी चौधरी हमने चुन रखे हैं सबके सब हराम खो रहे हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं। लेकिन बावजूद इसके हम ये शोर मचा रहे हैं भी देखो हमारे जैसी श्रद्धा किसी की नहीं है, हमारे जैसे सेवादार कोई नहीं है। और आज जब ये बाढ़ में सारा सिस्टम, सारी त्रासदी में लोग तड़प रहे हैं, दुनिया भर के लोग ये वीडियो बना रहे हैं भी ऐसा है जी भी ये जो त्रासदी है भी, ये त्रासदी में कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं है जो राहत पहुंचाने का, इसलिए जेन्युइन जो लोग हैं उन तक राहत पहुंच नहीं रही और राहत सामग्री को लोग लूट रहे हैं। तो फिर जो फूड बैंक, जो क्लॉथ बैंक, जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की व्यवस्था बना के पिताजी ने दी थी, इसी काम के लिए दी थी कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में कोऑर्डिनेशन बने। किसने खत्म की? ये तो 25 अगस्त के बाद खत्म हुई, तो किसने खत्म की? डेरा की संगत ने खत्म की। उन्होंने ये तरीके से वही बुला के लोगों को राशन बांटना शुरू कर दिया, वही पुराने तरीके जिसमें पैसा लूटा ठगा जा सके या हड़पा जा सके या गबन किया जा सके, ये प्रक्रियाएं डेरा की संगत ने चलाई, या जो नकली सिस्टम अब चला इन्होंने चलाई। और फिर शान से कहे नहीं जी तो गुरु का वचन है। पर क्या है कि हमें नकली के भक्त बनना है, नकली के योद्धा बनना है, नकली के बहादुर बनना है, नकली के परमार्थी बनना है। हम क्या है कि हम डेरा के मैनेजमेंट के साथ मिलके भ्रष्ट तरीकों से पैसा कमा रहे हैं और उसी पैसे में से कुछ हिस्सा पब्लिक के सामने उनको देके खुद को परमार्थी सिद्ध कर रहे हैं। और फिर ऐसे परमार्थियों को देख के भीड़ में जो गरीब लोग हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा लुटा रहे हैं भी, ये मान के भी इस देश का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के जरिए ही सारा काम होगा। अगर ये सब कुछ भ्रष्टाचार से होना है, फिर आध्यात्मिक तरीका जो हमने यहाँ सीखा या आध्यात्मिक दुनिया में सच्चाई जो हमने सीखी, उसमें ईश्वर की जो महिमा है, उसकी रहमत है, उसका आशीर्वाद है, जो वो काम करता है, इसकी सच्चाई पे हमने भरोसा करना सीखा। ये भरोसा कहाँ गया? किस मुंह से हम कह सकते हैं कि हमें हमारे गुरु के वचन पे भरोसा है, दृढ़ विश्वास है?
अगर होता तो हम ये 2 नंबर की व्यवस्थाएं क्यों पनपने देते डेरा के अंदर। आज ये व्यवस्थाएं इतनी चरम पे है कि डेरा बड़े स्तर पे हवाला कारोबार कर रहा है, ये बड़े स्तर पे डेरा अपराध को अंजाम दे रहा है, बड़े स्तर पे डेरा अपराधियों को शह दे रहा है। और क्योंकि ये सब करवाता कौन है, गैंगस्टर, नेता, माफिया, ये सब। अब क्योंकि एजेंसियां अब ये रिपोर्ट दे रही हैं सरकारों को और सरकार के लोग ये करवाने वाले हैं, तो जब हम असली जांच रिपोर्ट समझ पाएंगे तब हम ये भी समझ पाएंगे कि सरकार के अंदर कितने लोग इस सारी व्यवस्था में शामिल हैं और कैसे ये पूरी व्यवस्था काम कर रही है। क्योंकि ये मान के चले कि पूरा सिस्टम खरीदने की औकात किसी की नहीं है। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया या एक सिंडिकेट बनाया जहां पे हर डिपार्टमेंट में एक एक करके अपने हिसाब से अफसर सेट किया, उसके सिस्टम को समझा और एक सिंडिकेट जनरेट कर दिया जिसमें किसी भी तरह का अपराध करके बचा जा सकता है। और फिर हमें यह भी समझना है भी सिंडिकेट का मुखिया क्या इस देश में कोई सरकारी अधिकारी है, कोई नेता है, या इस देश से बाहर बैठा कोई माफिया डॉन है, या फिर किसी दूसरे देश की एजेंसी है, या फिर डेरा की मैनेजमेंट खुद है।